क्या आप सभी को मेरी आवाज मिल रही है? हेलो, गुड इवनिंग। आज हम लोग नीट 22 के कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉर बायोलॉजी के लेवल पर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूं। मैंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की स्टडी किया है। कोई थे? मैंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की स्टडी किया है और आज हम इस प्लेटफॉर्म पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। जो अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बेहतर आज हम डिस्कस करने वाले हैं, जहां पर हम बायोलॉजी की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए उस पर बात करेंगे। आप सभी का स्वागत है, जितने भी हमारे फ्रेंड्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद, स्वागत है आपका। यास्मिन, स्वागत है। और भी जो हमारे फ्रेंड्स हैं, आज हमारे कुछ और सेशन थे जो कुछ वजहों से कैंसिल हुए थे। आरवी, आपका स्वागत है। श्रुति, आपका स्वागत है। रिंकू जी, आपका स्वागत है। हर्षित, आप सभी का स्वागत है। मैंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की अपनी पढ़ाई की है और आज मैं इस टॉपिक पर आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। एम्स दिल्ली से मैं हूं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नीट 22 का हमारा स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए बायोलॉजी को लेकर के। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बायोलॉजी की बजाय हम सीधे कहें सिलेक्शन की क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी सिलेक्शन से अधूरा नहीं है। मींस आपको ओवरऑल स्ट्रेटजी पता होना चाहिए, और खास तौर पर तब जब आप अपनी किसी सीनियर से के साथ जब आप जुड़े हुए हैं, मेरे साथ जब आप जुड़े हुए हैं, तो उस समय आवाज ठीक आ रही है? आवाज की क्वालिटी ठीक है ना? आप लोग प्लीज मुझे कंफर्म करेंगे। सोनू, ठीक है। तो यहां पर क्या है कि हमें इस चीज की जानकारी होनी चाहिए कि हमें ओवरऑल एग्जाम की क्या स्ट्रेटजी बनानी है, और यहां पर मैं अलग अलग तरीके से इस चीज को आज क्लियर करने का प्रयास करूंगा, और अगर आप उसे फॉलो करते हैं तो पूरी तरीके से मान लीजिए आपका सिलेक्शन होना है। ठीक है, ये 100% गारंटीड है। क्योंकि देखिए, सिलेक्शन के लिए जरूरी यह है कि आपके भीतर कॉन्फिडेंस हो, और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा उसी चीज को लेकर के आज का हमारा डिस्कशन होना है। ठीक है, तो इसमें जितने भी हमारे फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं, एक बार आप सभी लोग अपना परिचय दे देंगे, थोड़ा बहुत बता देंगे यहाँ कमेंट बॉक्स में, तो मुझे दिख जाएगा कौन कहां से है, किस स्टेट से है, तो मुझे थोड़ी सी अच्छी जानकारी हो जाएगी। कितने पार्टिसिपेंट्स हैं, थोड़ा सा कोई लिखेंगे यहाँ पर। तो कंप्लीट स्ट्रेटजी पर जाने से पहले मैं थोड़ा सा अनअकैडमी के बारे में बता देना चाहूंगा। यहाँ पर हम अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, किस तरीके की चीजें हमारी अनअकैडमी आपके लिए प्रोवाइड कर रही है। अनअकैडमी लगभग फ्री एजुकेशन देने का एक मकसद लेकर के आप सभी के साथ है। आप जानते भी हैं, यहाँ पर लगभग फ्री एजुकेशन है, लेकिन उन स्टूडेंट्स के लिए जो पेइंग कैपेसिटी रखते हैं, उनके लिए पर्सनल लेवल पर ज्यादा बेहतर गाइडेंस यहां मिलता है, जिसके लिए आपको थोड़े से चार्जेस पे करने पड़ते हैं। इसमें आपको एक बहुत बड़ा फ्रीडम मिलता है। आप जिस एजुकेटर के साथ पढ़ना चाहें, उन एजुकेटर के साथ आप जुड़ सकते हैं, उनके साथ पढ़ सकते हैं। और यहां पर इस बेनिफिट के लिए आपको थोड़ा सा चार्जेस कुछ पे करने पड़ते हैं। वो चार्जेस कितने हैं? वो बहुत ही कम चार्जेस हैं, नॉमिनल चार्जेस हैं। जैसे आप 24 मंथ्स के लिए अगर अनअकैडमी के कोर्सेज लेते हैं, तो 2000 से थोड़े ही ज्यादा चार्जेस आपको पे करना होता है। आप जानते हैं, यहाँ पर फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए जो हमारी टीम है, वो भी आपको गाइड करती है। 12 मंथ्स के लिए इसके अपने कोर्सेज हैं, 6 मंथ के लिए जो चार्जेस हैं वो थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है, जहां पर उन बच्चों के लिए जो पर्सनल लेवल पर गाइडेंस चाहते हैं, जो चाहते हैं पर्सनल लेवल पर उन्हें नोट्स प्रोवाइड हो, उनकी हर एक जो प्रॉब्लम है उसको पर्सनल लेवल पर सुना जाए। वॉरियर बैच अभी करंटली रन कर रहा है, जिसमें स्टूडेंट्स इनरोल्ड हो सकते हैं, और उन बच्चों के लिए जो खास तौर पर 9th 10th के हैं और वो अपने सीबीएसई बोर्ड के एग्जाम्स की प्रिपरेशन के साथ ही नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए अनअकैडमी ने एक 4 ईयर का प्लान लाया है, जिसका एक्चुअल प्राइस अगर हम देखें तो 81,000 है। लेकिन अगर आप उससे ऑफर प्राइस में अपने छोटे भाई बहनों को दिलाते हैं, तो शुरुआती 500 सब्सक्राइबर के लिए इसके चार्जेस कम कर दिए गए हैं। इसी तरीके से 75,000 का जो कोर्स है वो 57,000 का हो चुका है उन बच्चों के लिए जो 9th 10th में हैं और नीट यूजी के साथ अपनी फाउंडेशन की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। चलिए, सोनू ने एक बहुत अच्छी बात कही, टाइम टेबल नहीं बन रहा है, उस पर भी हम बात करेंगे। बस थोड़ा सा अनअकैडमी का एक परिचय आपके सामने रखना चाहता हूं। इसके बाद तमाम तरीके के वेब चल रहे हैं, जिसमें आप पार्टिसिपेट करके 10 करोड़ रुपए तक के जो स्कॉलरशिप हैं उनको जीत सकते हैं। अभी लास्ट 17 को था, अभी अगला जो होने वाला है वो आप लोगों को लगातार अपडेट मिलता रहता है। आमतौर पर 11 बजे के आसपास होता है, जिसमें 28 क्वेश्चन होते हैं, 28 क्वेश्चन होते हैं, 60 मिनट्स में उसे सॉल्व करना होता है। डरने की कोई बात नहीं है। फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के जो सिलेबस हैं वो क्लास 11th, क्लास 12th, क्लास
13 मतलब ड्रॉपर्स के लिए अलग अलग लेवल के डिवाइड करके हम बताए जाते हैं। तो उस तरीके से आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। लगातार जो कॉम्बैट हमारी सीरीज चल रही है उसमें पार्टिसिपेट करिए, ये काफी आपके लिए यूजफुल हो सकता है। अब चलते हैं, बात करते हैं आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक क्या था? आज का टॉपिक है कि किस तरीके से हमारा परफॉर्मेंस बेहतर हो अगले नीट 2022 के लिए। ठीक है, एक चीज सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बायोलॉजी लगभग आसान है, पूरी तरह आसान तो नहीं कहूंगा। बायोलॉजी जो है काफी हद तक आपके लिए आसान है अगर आप एनसीईआरटी के लेवल पर देखते हैं। दूसरी चीज ये है कि यहां पर अगर कोई सीरियस स्टूडेंट हैं तो उनको मैं ये बता देना चाहता हूं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। कुछ क्वेश्चंस एग्जाम्पलर जो इसी की एडिशनल एक सीबीएसई में किताब चलती है, एनसीईआरटी की ही जो एडिशनल बुक होती है उसकी मदद भी आप ले सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और एनसीईआरटी का जो टेक्स्ट बुक है, उन दोनों ही चीजों को अगर आप मिला देते हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। इससे ज्यादा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। हाय कश्यप, कैसे हैं आप? चलिए, तो बिल्कुल मैं ठीक हूं। चलिए, और बाकी जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, आरवी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनू, बाकी रिंकू जी, आप सभी का स्वागत है। देखिए, एनसीईआरटी जिसको सभी लोग कहते हैं, मैं भी कह रहा हूं, लेकिन यहां पर एनसीईआरटी को पढ़ना कैसे है ये एक एडिशनल बात मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। अभी कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? प्लीज आप सभी लोग हमारे साथ जुड़ जाइए। कितने पार्टिसिपेंट हैं? एलेक्स, कैसे हैं आप? चलिए, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि एनसीईआरटी की जो बायोलॉजी है वो आपके लिए सफिशिएंट है, जो आपके एग्जाम को क्रैक करा सकती है। लेकिन इसको कैसे हमें पढ़ना होगा ये आज मैं आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। देखिए, एनसीईआरटी की किताब आप अपने पास अगर लिए हुए हो तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस किताब को अपने पास रखे रहें, ताकि जैसे मैं आपको बोलूंगा उस तरीके से आप उसे फॉलो करिएगा। तो एनसीईआरटी की क्लास 11th की, क्लास 12th की किताब जो आपके पास है उसको जरूर रखिएगा अपने पास। इसमें क्या है, देखिए, जब मैं बायोलॉजी को पढ़ाता हूं या पढ़ता हूं या फील करता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बायोलॉजी है इसमें कोई भी टॉपिक अकेली नहीं है, कोई भी टॉपिक अकेला नहीं है। ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होता है और उस इंटरकनेक्शन को आपको महसूस करने की जरूरत है। मेरी बात समझ गए? पहले आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, एनसीईआरटी में जितने भी टॉपिक्स दिए गए हैं ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं और उनका इंटरकनेक्शन बनाते हुए अगर आप पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में लंबे समय तक उसकी मेमोरी में वो चीजें बनी रहेंगी। ठीक है, और सोहेब, स्वागत है आपका। देखिए, किस तरीके से इंटरकनेक्शन है मैं उसकी बात आपको बताता हूं। जैसे एक छोटी सी बात, कल हम लोग जेनेटिक्स पर डिस्कस कर रहे थे, तो मैंने सबसे पहले आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। कैसे? हाय हिमांशु, कैसे हैं आप? जैसे देखिए, मैंने कल एक छोटा सा एग्जांपल लिया था, बायोलॉजी का एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, फिर हम आगे डिस्कशन शुरू करेंगे कैसे हम चीजों को इसको देंगे। तो किसी ने, हमारे साथी ने लिखा, सर मैं मैथ से इंटर किया हूं, दोबारा बायो से इंटर करके। बिल्कुल दे सकते हैं सोहेब, अगर आपकी चॉइस है तो बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए, बायोलॉजी में बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो इंटरकनेक्टेड हैं और वो अगर आपने उनके इंटरकनेक्शन को समझ लिया तो फिर आपका बायोलॉजी पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। कैसे? जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल कर लिया था, मैंने कहा था डीएनए के डबल स्ट्रैंड को, मैंने आपको एक बोला, एक छोटी सी बात मैंने आपको बोला, मैंने कहा डीएनए के डबल स्ट्रैंड को देख लीजिए। डबल स्ट्रैंड को देखने के बाद आप उसी को थोड़ा सा हिस्टोन प्रोटीन पर लपेट दीजिए। वो हिस्टोन प्रोटीन पर लपेटते ही थोड़ी देर बाद उसकी स्ट्रक्चर में बदलाव आते हैं और वो बन जाता है क्रोमोसोम्स, है ना। मैंने ये कहा था कि वो क्रोमोसोम्स के एक प्रॉपर बड़े से जाल के तौर पर आपको देखने को मिल जाता है। अगर एक छोटा सा टॉपिक जिसमें आप डीएनए के स्ट्रैंड से शुरू करते हैं और उसको इंटरकनेक्ट करते हुए आप क्रोमोसोम्स को पकड़ लेते हैं, ऐसे ही आप बायोलॉजी में छोटे छोटे टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हुए पूरी बायोलॉजी समझ लीजिए। जैसे जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, आपको बायोलॉजी में पढ़ना होता है, इंटरकनेक्शन की बात इसलिए है क्योंकि ये चुनौती आपके लेवल पर नहीं है, ये चुनौती मेरे लेवल पर है, एक एजुकेटर के लेवल पर है कि क्या हम उसका इंटरकनेक्शन आपके दिमाग में डाल पा रहे हैं। अगर हम आपके दिमाग में वो इंटरकनेक्शन डाल पा रहे हैं तो फिर बायोलॉजी को आप अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। ठीक है, तो मैं एक सीनियर होने के नाते, और मैं आपको बता दूं, मैंने अपने टाइम में इंडिया के सारे एमबीबीएस के एग्जाम्स क्रैक किए। वो इसलिए क्योंकि मैं जानना चाहता था कि स्टूडेंट के दिमाग में कितना स्ट्रेस होता है। और आप समझ लें, अगर आपका स्टडी अच्छे से हो रहा है तो पहले तो बहुत सारे एग्जाम होते थे, अब एक एग्जाम होता है, तो एक एग्जाम को क्रैक करना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, उसके लिए जरूरी यह है कि आप
स्ट्रेस फ्री होकर के उसका कॉन्सेप्ट सीखें। कोई कहते हैं कुछ तरीके, कोई कहते हैं कुछ तरीके, लेकिन उसका सही तरीका बस यही है, सही तरीका ये है कि पहले तो आपको बायोलॉजी अच्छे तरीके से समझ में आनी चाहिए। समझ में आने के बाद आप उसके टॉपिक्स का इंटरकनेक्शन बनाना जान लें। आप किसी भी इंटेलिजेंट स्टूडेंट से बात करेंगे, सौरभ स्वागत है आपका, अगर आप किसी भी अच्छे स्टूडेंट से बात करेंगे, चाहे वो कहीं के भी हो, नेहा स्वागत है आपका, किसी भी स्टूडेंट से बात करेंगे तो उसका कॉन्सेप्ट यही होता है। और मैंने अपने एम्स के स्टडी तक के मींस एम्स को जो मैंने क्रैक किया तो उसके दौरान मैंने यही सीखा कि आप बायोलॉजी के डिफरेंट चैप्टर्स को, डिफरेंट यूनिट्स को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, ऐसे ही केमिस्ट्री के डिफरेंट यूनिट्स को कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे, ऐसे ही फिजिक्स के डिफरेंट टॉपिक्स को आप कैसे इंटरकनेक्ट करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं, बताना तो मुझे बायोलॉजी है, टेंशन ना लीजिए, बायोलॉजी मुझे पढ़ाना है, लेकिन बायोलॉजी के बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन एक चीज और जान लीजिए कि मैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पहला ऐसा एजुकेटर हूं जो बायोलॉजी भी आपको पढ़ाऊंगा, और अनअकैडमी का एक बहुत बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाऊंगा। और ऐसा इसलिए पॉसिबल हो पा रहा है। हाय रे, हाय तान्या, आप सभी का स्वागत है, आप लोग मेरे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। यहां पर देखिए, मैं आपको केमिस्ट्री भी बिल्कुल पढ़ाऊंगा एलेक्स। देखिए मैं आपको बता दूं, मैं अपने बारे में इसलिए बताना थोड़ा सा चाहता हूं, मैं डॉक्टर राजीव रंजन हूं और मैंने एम्स दिल्ली से एमबीबीएस की पढ़ाई किया है, ठीक है। और मेरा क्या है कि मैंने इस चीज को समझने की कोशिश किया कि स्टूडेंट्स के स्ट्रेस को कैसे कम किया जाए, और स्ट्रेस कम करने का तरीका यही है कि उस पर मैंने कितना काम किया है। मैंने कितना काम किया है क्या मतलब, बिल्कुल एलेक्स एकदम मजबूत कर देंगे। जल्दी ही आर्मी 23 को मेरा पहला लेक्चर होने वाला है केमिस्ट्री का, और आप बिलीव कर लो मजा आ जाएगा, क्योंकि मैंने 8 किताबें केमिस्ट्री में लिखी हैं, 8 बुक्स इन केमिस्ट्री, और एक अभी रिसेंटली मेरी बुक इंटरनेशनली पब्लिश हुई है, इंटरनेशनल लेवल पर अभी मेरी एक बुक पब्लिश हुई है। तो इसमें क्या है कि आपको जब आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से सब्जेक्ट के कंटेंट को एक लंबे टाइम तक रिकॉल करना हो, तो उसमें केमिस्ट्री में कैसे टॉपिक्स के इंटरकनेक्शन आपको बनाने, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंटरकनेक्शन कैसे हो सकता है, पूरी की पूरी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और जो फिजिकल केमिस्ट्री है उसका इंटरकनेक्शन कैसे बन सकता है, यह चीज मैं आपको सिखा सकता हूं। मैं आपको बायोलॉजी में इंटरकनेक्शन सिखा सकता हूं, क्योंकि आपको स्ट्रेटजी बताने से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं कितनी स्ट्रेटजी के साथ आपको पढ़ा रहा हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? और एक चीज याद रखिएगा हमेशा, डार्विन की वो बात, डार्विन ने कहा क्या था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, लेकिन डार्विन की जो सबसे बड़ी कमी थी वो अराइवल ऑफ द फिटेस्ट नहीं बता रहे थे। आप कभी भी दुनिया में किसी और से मोटिवेट मत होइए, आप खुद से मोटिवेट होइए। आपके भीतर एक हीरो बैठा हुआ है, उस हीरो को खुद से देखने की कोशिश करिए, और अगर आपने अपने भीतर उस हीरो को देख लिया तो आप बिलीव कर लीजिए किसी की जरूरत नहीं होगी। बिल्कुल यूट्यूब पर भी होगा और अनअकैडमी के एप्लीकेशन पर भी होगा, ठीक है। आप मुझे फॉलो कर लीजिए, तान्या आप मुझे फॉलो कर लीजिए। जया स्वागत है आपका। अरे कसफ कह रहे हैं कि नहीं केमिस्ट्री समझ में नहीं आती है। कसफ आप मुझे ज्वाइन कर लीजिए, फॉलो करिए अनअकैडमी पे, तुरंत फॉलो करिए जितने बच्चे जिनकी केमिस्ट्री की प्रॉब्लम है। और मैं आपको बता दूं, मेरा एक ड्रीम था, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप डॉक्टर जब बनने की प्रोसेस में जब आप होंगे ना, तो एक समय होगा जब आपको बायोलॉजी भी आएगा, बायोलॉजी भी आ रहा होगा, उसी समय आपको केमिस्ट्री भी उतनी आएगी, और जब अच्छे से कोई स्टूडेंट सेलेक्ट होता है ना तो उसको फिजिक्स भी अच्छे से आ रही होती है, ठीक है। आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर मैं नोटिफिकेशन समय समय पर देता रहूंगा। तो देखो, बायोलॉजी को सिखाना इतना बड़ा खेल नहीं है, खेल है केमिस्ट्री और फिजिक्स का। मेरी बात समझ रहे हैं? और प्लीज आप जितने लोग भी हो, मुझे नंबर से मतलब नहीं है, लेकिन लास्ट तक बने रहना। हो सकता है आप कैसे पढ़ोगे ये मैं आज आपको सिखा के छोड़ूंगा। मेरी बात समझ रहे हैं? और मैं ये बताऊंगा कि आप बहुत अच्छे हो, आपके साथ मुझे मेहनत करने की जरूरत है, मुझे भी आपके साथ एक बेहतरीन स्ट्रेटजी बनाने की जरूरत है। मेरी बात समझ रहे हैं? मैं कभी भी बड़े लोगों को हीरो नहीं मानता। मैं हीरो मेरे नजरों में वो एक कॉमन मैन होता है जो आम लोगों से कहीं ज्यादा, सो कॉल्ड बड़े लोगों से कहीं ज्यादा हार्ड वर्क कर रहा होता है। मतलब मैं इंटेलिजेंट बच्चों की बजाय मैं उन बच्चों की ज्यादा प्रशंसा करता हूं जो बच्चे वीकर होते हैं या एवरेज माइंड के होते हैं। एवरेज उनका आईक्यू होता है, उन्हें एक ही चीज को रटने में बार बार समय लगता है। और एक चीज याद रखिएगा, कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ अभी, थोड़ा सा बताएं प्लीज। 28, ठीक है। इसके नंबर्स को आप लोग जल्दी से बढ़ाइए, 100 कर देते हैं आज, ठीक है। तो आप देखिए, आप यहां पर देखिए, यहां पर
हमें ध्यान में रखना होगा केमिस्ट्री में कैसे हम इंटरकनेक्शन टॉपिक्स के बीच में बनाने वाले हैं, फिजिक्स में कैसे हम इंटरकनेक्शन बनाने वाले हैं। और एक चीज मजेदार, मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी इंटरकनेक्शन बना देता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? और ऐसे ही जब आप पढ़ेंगे तब इतनी मोटी मोटी जो आपकी किताबें हैं वो आपके दिमाग में एक जगह आकर के कंसंट्रेट हो जाएंगे। मेरी बात समझे आप? तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बायोलॉजी का एक छोटा सा ट्रेलर, बायोलॉजी का एक छोटा सा ट्रेलर लेते हैं, कैसे आप एक दूसरे के सीक्वेंस से आप बायोलॉजी सीखेंगे। ठीक है, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा केमिस्ट्री में कैसे एक दूसरे का ट्रेलर लेते हुए आप केमिस्ट्री सीखेंगे, और उसके बाद फिर मैं आपको ट्रेलर बताऊंगा फिजिक्स में एक दूसरे के साथ आप कैसे जोड़ते हुए आप फिजिक्स को सीख सकते हैं। फिर मैं आपको बताऊंगा फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरकनेक्शन कैसे बनाते हुए एक एवरेज स्टूडेंट लंबे समय तक अपने मेमोरी में कॉन्सेप्ट को बना सकते हैं। मेरी बात समझे आप? तो थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखिएगा। अब मैं आपको ही बोलता हूं कि कैसे चैप्टर्स को याद रखना है। ठीक है, तो एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक चीज पूरी बायोलॉजी में याद रखिएगा, अगर आप कॉन्सेप्ट बनाना चाहते हो बायोलॉजी में तो एक चीज हमेशा याद रखना। देखो, एक चीज आपको हमेशा डर लगता है कि यार ऐसी स्ट्रेटजी वैसी स्ट्रेटजी, स्ट्रेटजी कुछ नहीं होता है। अगर आपको कॉन्सेप्ट या कॉन्फिडेंस आ गया ना तो उस दिन आपको अपने आप लगने लगेगा, सब्जेक्ट के साथ मजा आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आप अपने अपने आप में इंजॉय करना शुरू कर देंगे जब आपको अच्छा लगने लगेगा, टॉपिक में जब मजा आने लगेगा। मतलब ये सब्जेक्ट आपके लिए बोरिंग रहेगा ही नहीं। और सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग कैसे बनेगा उसको मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे मैं बार बार पूरी बायोलॉजी में एक ही चीज देखना चाहता हूं, इवोल्यूशन। मैं किसी भी टॉपिक को देखता हूं तो मैं वहां पर इवोल्यूशन देखने की कोशिश करता हूं। यूट्यूब पर, दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी बहुत सारे लोगों ने मेरे वीडियोस देखे होंगे। इसमें कितने लोगों ने मेरे वीडियोस दूसरे प्लेटफॉर्म पर भी देखे हैं, यूट्यूब पर? ठीक है, तो मैं इवोल्यूशन को एक बड़ा ही सेंट्रलाइज पार्ट मानता हूं। और इवोल्यूशन ने एक ऐसी मजबूरी क्रिएट की जिसके कारण बायोलॉजी में इतना सारा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हाय रिंकू जी, मुदस्सिर, आरती और इसका नाम एलेक्स। एलेक्स आप घबराओ नहीं, आज के सेशन के बाद अगर आप भूलोगे भी तो आपको लगेगा उसको याद कैसे किया जा सकता है। ठीक है, मैं आप जैसा ही हूं, मैं एवरेज स्टूडेंट हूं। ठीक है, मैं कभी भी अपने आप को बहुत बेहतरीन नहीं कहता, लेकिन मुझे पता है मेहनत करके कोई भी दुनिया के जो भी बेहतरीन रिसोर्सेज हैं उनको हासिल कर सकता है। मतलब ये डॉक्टर बनना है तो आपका भी हक है और आप भी बनेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पर देखिए, इवोल्यूशन की प्रोसेस को हमेशा याद रखिए, चाहे प्लांट फिजियोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, या फिर अगर आप कहें प्लांट किंगडम हो। मेरी बात समझ रहे हैं? किंगडम हो, चाहे आप प्लांट की एनाटॉमी आप पढ़ रहे हो, प्लांट की एनाटॉमी ही क्यों ना पढ़ रहे हो, उसमें जितनी भी चीजें आप पढ़ेंगे वो कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी प्रोसेस में उस प्लांट की जरूरत रही होगी जिसके कारण प्लांट ने वो काम किया होगा। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे मिनरल का ट्रांसपोर्ट है, फोटोसिंथेसिस है। मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखेंगे, एक चीज छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं। जैसे अब चलते हैं, मैं आज आपको एक आइंस्टीन की एक बात आपको हमेशा मैं बार बार बोलता हूं, आइंस्टीन की एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब आपके पास नॉलेज कंप्लीट हो जाती है तो सारी चीजें आपके पास सेंट्रलाइज्ड हो जाती हैं। कुछ बेसिक फैक्ट्स होते हैं जिनके आधार पर सारी चीजों को आप समराइज कर सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, इवोल्यूशन को हमेशा ध्यान में रखिए और ये मान के चलिए कि यहां पर कोई ना कोई ऐसी वजह है जिसके कारण प्लांट फिजियोलॉजी में उस काम को करने के लिए प्लांट की आवश्यकता पड़ी होगी। जैसे आज हम लोग, हमारे साथी लोग डिस्कस करेंगे परफेक्शन नीड पर क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट में किस तरीके से ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज बनने से पहले कैसे बैक्टीरिया अपनी एनर्जी पाती थी, उस चीज को आपको देखना होगा। मतलब ये कि अगर आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस में देखें तो एक बैक्टीरिया थी, बैक्टीरिया की जो जरूरतें थी वो सी वाटर में पूरा होता था। याद है? याद है कितने हमारे दोस्तों को मैंने आपको बताया था। जैसे देखो, इतने ही टॉपिक को अगर मुझे फील कराना हो आपको, मेरी बात समझ रहे हैं, प्लीज सारे लोग थम्स अप करते रहिएगा जितने लोगों को समझ में आता रहे, क्योंकि मैं बायोलॉजी को एकदम रिवोल्यूशनरी तरीके से मैं पढ़ाता हूं और पढ़ता भी हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आगे, अभी ये नहीं, मैं एमबीबीएस के दौरान जब आप लोग पढ़ोगे ना, तो एमबीबीएस के लिए भी जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरा अपना मानना है कि एमबीबीएस का जो 100% सिलेबस है उसको 30% तक, मींस 30% में ही उसको छोड़ा जा सकता है, उसको कंसंट्रेट किया जा सकता है अगर उसको सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ा जाए। मेरी बात समझे आप?
जैसे स्टडी का जो बर्डन है वो 30% आ जाएगा, 70% तक आपका स्टडी का बर्डन कम हो सकता है अगर आप उसको तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ें एमबीबीएस के दौरान। और अभी भी अगर आप करते हैं तो लगभग आप 60% तक अपने स्टडी के बर्डन को आप कम कर सकते हैं। ठीक है, कैसे? अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, जीवन की शुरुआत कहां हुई थी? आरवी, आरवी मेरी बहन बताइए, जीवन की शुरुआत हुई थी समुद्र के भीतर। एक छोटी सी बात बताता हूं, और यहीं पर कौन पैदा हुए? सबसे पहले कोई बैक्टीरिया जैसी चीज पैदा हुई, बैक्टीरिया जैसी चीज जो अपने आप को बार बार मल्टीप्लाई करती थी। इस चीज से आप सहमत है ना? ये बार बार मल्टीप्लाई करती थी। लाइफ ओरिजिन हुआ, एलेक्स ने बहुत सही कॉन्सेप्ट दिया, लाइफ ओरिजिनेट हुआ था सी वाटर में। पहले इसी चीज को देखते हुए पूरी बायोलॉजी को हम यहीं पर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया के से पहले जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म था, बैक्टीरिया से भी पहले, वायरस से भी पहले, जीवन उसी समय मान लिया गया जब मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी आ गई। मानते हैं ना? जब मल्टीप्लिकेशन की कैपेबिलिटी आ गई, और उसके बाद क्या हुआ? बैक्टीरिया जैसा कुछ बना होगा, बैक्टीरिया जैसा कुछ बना होगा। जब बैक्टीरिया जैसा कुछ बना था, बी जिसको मैं कह रहा हूं बैक्टीरिया जैसा कुछ बना था, तो उसने क्या किया? सी वाटर के भीतर बहुत सारे जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स और मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे। आपको पता है ना, यहां सी वाटर में बहुत सारे रिएक्शंस के बाद, ये इवोल्यूशन की प्रोसेस सबको याद है ना? आपको पता होगा ना कि यहां पर क्या हुआ? सी वाटर में पहला जब लाइफ आया था तो उसके आसपास बहुत सारे मॉलिक्यूल्स थे। वो कैसे बने थे? आपको पता है, आपको सारी जानकारी है, आप जानते हैं वो स्मॉल, आपको सब कुछ पता है मेरे दोस्तों। आपको पता है एटम से वो मॉलिक्यूल्स बने थे। मॉलिक्यूल से क्या बना था? अभी मैं इसी से पूरी बायोलॉजी समझा दूंगा। मॉलिक्यूल से माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना था, माइक्रो मॉलिक्यूल्स बना था, और इसी माइक्रो मॉलिक्यूल से ये पहला सेल जैसा मॉडल आया था, प्रोकैरियोट आ गया था। मेरी बात समझ रहे? इस तरीके की घटना हुई थी। जो पहला सेल बना था मेरे दोस्तों, जो बैक्टीरिया जैसा था, उसने क्या किया? यहां के जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे उनको खाना शुरू कर दिया, है ना? बैक्टीरिया ने क्या किया? वहां के ही जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स थे उन्हीं को खाता था, जो प्रोटीन थे, कार्बोहाइड्रेट थे, उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहता था। थोड़े दिनों बाद खाने की कमी हुई समुद्र के पानी में। फिर उसके बाद क्या हुआ? इसने अपने भीतर कोशिश किया कि मुझे अब खाना खुद से बनाना पड़ेगा अपने सर्वाइवल के लिए। जैसे हॉलीवुड की मूवीज चल रही होती हैं, वैसे यहां पर था। इसने क्या किया? क्लोरोप्लास्ट जैसा कुछ बनाने का कोशिश किया ताकि खाना खुद से बना सके। मानते हैं ना? फिर क्या हुआ? ये मॉडल गड़बड़ था। इसने अपने भीतर सुधार किए, और सुधार के बाद यूकैरियोट आया। यूकैरियोट में क्या आया? प्लांट सेल आए। क्या आ गया मेरे भाइयों? प्लांट सेल आ गया, जिसके पास बहुत सारे ऑर्गेनल थे, है ना? इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद धीरे धीरे ये समुद्र का पानी सूखने लगा। यहां पर क्या बन गया? लैंड्स बन गए, है ना? जमीन आ गई। जमीन जब आई तो प्लांट अब अपने आप को, जो प्रिमिटिव प्लांट का लाइफ फॉर्म था, वो धीरे धीरे जमीन की ओर जाने लगा। जमीन की ओर जाने लगा तो उसकी नई जो जरूरतें थी वो इस तरीके की थी कि वो जमीन पर, यानी जो अर्थ की सरफेस थी, जहां सी वाटर से निकल करके जमीन पर जब वो आया तो उसकी जरूरतें, फिजियोलॉजिकल नीड्स बदलती चली गई। अब इतनी सी बात पर आप सारी चीजों को रिकॉल कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा? प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आप देखते हैं किस मिनरल की कैसी आवश्यकता पड़ती है, तो उसकी इवोल्यूशनरी नीड के अकॉर्डिंग आप उसको याद कर सकते हैं। अगर आप उसके फूड बनाने की प्रोसेस को देखें तो आप देखेंगे जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म था वो खाना अलग तरीके से बनाता था। जब एडवांस लाइफ फॉर्म में बदला तो खाना अलग तरीके से बनाना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं? जो मैंने आपसे कहा, प्लांट फिजियोलॉजी में रिस्पिरेशन के जो तरीके थे प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म में अलग तरीके से थे। जब वो एडवांस होता चला गया तो उसकी आवश्यकताएं बदलती चली गई। इसी तरीके से आप कह सकते हैं यहां पर प्लांट किंगडम में ही, प्लांट किंगडम में ही जब आप कहते हैं तो जब आप बात करते हैं किसकी? प्रोटिस्टा की। उसके आगे जब बढ़ते हैं आप उसके बाद जो ब्रायोफाइटा की बात करते हैं, टेरिडोफाइटा की बात करते हैं, उस सारी चीजों की जब आप बात करते हैं तो ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा की जो आवश्यकताएं रही हैं वो यहीं से आप ऊपर उठते हुए आप देखेंगे वो जमीन के करीब भी थे और मॉइस्चर के टच में थे, नमी के टच में थे। वो कहीं ना कहीं सी वाटर से निकल करके जमीन पर पहुंचने वाले पहले प्लांट थे। इसलिए आप कभी ब्रायोफाइट्स को देखा आपने? जहां आपके घर के आसपास सीवर लाइन जा रही होगी, या फिर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी, आपके घर के आसपास यूनिवर्सिटी होगा तो उसकी बॉटनी के गार्डन में जाइएगा। मैं गोरखपुर का हूं तो हम लोग के वहां जो बॉटनी की जो गार्डन थी जो यूनिवर्सिटी की, उसमें हम लोग जाकर के खूब अच्छे से देखते थे। जहां खूब नमी होती थी वहां ब्रायोफाइट्स के आपको एग्जाम्पल देखने को मिलते थे।
जहां खूब नमी होती थी वहां पर आपको टेरिडोफाइट्स और जिम्नोस्पर्म के आपके प्लांट्स देखने को मिलते थे। कहने का मतलब यह है कि जब कभी भी आप पढ़ते हैं टॉपिक्स को, तो प्लांट किंगडम में जो भी चीजें आप पढ़ेंगे उस प्लांट की अपनी इवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें आप बदलाव देखते हैं। और अगर आप इस तरीके से याद करेंगे कि जो भी टॉपिक है वो है कैसा, उसकी आवश्यकता कैसी है, वो क्यों है, कहां है, कैसे है, जब उसकी उस आवश्यकता के अकॉर्डिंग जब आप उसको समझने की कोशिश करेंगे मेरे भाइयों, तो प्लांट किंगडम को अच्छी तरीके से आप रिकॉल कर पाएंगे। इसी तरीके से प्लांट की एनाटॉमी को भी जब आप खोल करके देखने की कोशिश करेंगे ना, प्लांट की एनाटॉमी को, तो आपको लगेगा जैसे, हाय प्राची कैसी हैं आप, जैसे प्लांट की अपनी इवोल्यूशनरी जो रिक्वायरमेंट थी। ठीक है डॉक्टर हिमांशु, कितने कितने हमारे साथी जुड़े हुए हैं, थोड़ा आप मुझे यहां बताएंगे। प्राची आप मुझे नंबर बताइए कितने लोग। 38 लोग हैं, ठीक है कोई बात नहीं। देखिए ध्यान से आप मेरी बात सुनिएगा, यहां पर क्या है, प्लांट की एनाटॉमी में भी जब आप देखते हैं तो डाइकॉट की एनाटॉमी, मोनोकॉट की एनाटॉमी जो होती है, जो प्लांट की एनाटॉमी होती है, जो कट सेक्शन आप पढ़ते हैं, उसमें कहीं ना कहीं इवोल्यूशनरी प्रोसेस को लिंक करके सोचने की कोशिश करिए। मेरी बात समझ रहे हैं? पूरे थ्रू आउट प्रोसेस में आपको ये चीजें याद रहेंगी। आपको पूरी की पूरी जब तक आप बायोलॉजी पढ़ेंगे तो आपको वो सारी चीजें याद रहेंगी। इसी के पैरेलल जब आप देखने की कोशिश करते हैं एनिमल फिजियोलॉजी की, तो उससे पहले एनिमल को तो खूब आपको अच्छे से पढ़ना ही है, क्योंकि आपको डॉक्टर बनना है। एनिमल के बारे में, एनिमल लाइफ के बारे में तो आपको खूब अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ेंगे? जैसे मैं एक बात कह रहा हूं कि आप बायोमॉलिक्यूल्स को पहले पढ़िए, लिंक करिए। बायोमॉलिक्यूल्स ये भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। मैंने आपसे कहा था ना, इवोल्यूशन की प्रोसेस में क्या हुआ, पहले बायोमॉलिक्यूल्स बने, बायोमॉलिक्यूल्स मिल करके, आप समझ रहे हैं ना, मैक्रोमॉलिक्यूल्स जब वो बन गए, मैक्रोमॉलिक्यूल्स बन गए, तो उसी के बाद, उसी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के बाद पहली सेल की स्ट्रक्चर डेवलप हुई। पहला सेल बना, सेल के बाद क्या बना, टिश्यू बना, टिश्यू के बाद क्या बना, ऑर्गन बना, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम बना। आप इस बेसिक सी बात को अगर आप सुनेंगे तो इसी को रिकॉल करते अपनी बायोलॉजी को रिकॉल करने की कोशिश करिए। जैसे बायोलॉजी में इवोल्यूशन, तो मैंने आपको बार बार बोला ना, इवोल्यूशन ही याद कर लो, अपने आप सब याद हो जाएगा। अगर आप लोग को इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा तो भी आप सुन लो, ये बड़े काम की चीज बता रहा हूं। जरूरी नहीं कि मेरी हर कोई बात सुने, लेकिन मैं वो बात बता रहा हूं जिससे सिलेक्शन आसान हो सकता है। और जब आप एक दिन ऐसे शांत होकर के बैठे रहेंगे ना, तो आपको पूरी की पूरी बायोलॉजी याद हो सकती है। क्या है उसमें, उसमें एक कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ है, कॉन्सेप्ट ये छिपा हुआ है इवोल्यूशन। आवश्यकता, जिस तरीके की आवश्यकता रही है, प्लांट ने उस तरीके का, या एनिमल ने उस तरीके के अपने भीतर चेंजेस लाए हैं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो दुनिया में कोई भी चीज ऐसे नहीं होता, वो इवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट होती है। जैसा कि मैंने आपसे कहा, इवोल्यूशनरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ही आप अपने आप को भी पढ़ने की कोशिश करिए। जैसे बायोमॉलिक्यूल्स को पहले पढ़िए, बायोमॉलिक्यूल्स को पहले पढ़िए, उसके बाद आप पढ़िए मैक्रोमॉलिक्यूल्स को। बायोमॉलिक्यूल्स में मैक्रोमॉलिक्यूल्स भी आ जाएंगे, बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स आ जाएंगे। फिर आप सेल को पढ़िए, सेल बायोलॉजी को पढ़िए, आपको लिंक समझ में आने लगेगा। सेल के बाद आप टिश्यू, टिश्यू लेवल पर आप पढ़िए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है उसको आप समझने की कोशिश करिए। फिर ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम मतलब ह्यूमन फिजियोलॉजी को समझने की कोशिश करिए। सब चीजें एक दूसरे के साथ, फिंगर टिप्स पे कितने सारे टॉपिक्स आ गए। अब आप इसको देख लीजिए, एनसीईआरटी की ही सारी चीजें हैं। जैसे अगर आप देखेंगे यहां पर इवोल्यूशन को ही अगर ध्यान में रखते हो, अगर किसी का इवोल्यूशन समझ में आ गया ना, तो सारे टॉपिक्स समझ में आ जाएंगे। जैसे मैं यहां पर कह रहा हूं स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शन, सेल का जो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन है, देखो यहां पर जो आप देखते हैं ना, यूनिट 3 स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल, जो आपका है टॉपिक, इसको प्लीज आप लिखते हुए चलना ताकि आपको समझ में आएगा। देखो यहां पर क्या है, इसने भी देख रखा है, एनसीईआरटी ने भी इस चीज को देखिए सपोर्ट किया। बायोमॉलिक्यूल्स को आप पढ़िए, बायोमॉलिक्यूल्स में किस तरीके से मैक्रोमॉलिक्यूल्स बने वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। बायोमॉलिक्यूल्स का हिस्सा एक्चुअल में ये मैक्रोमॉलिक्यूल है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है ना। और उसी मैक्रोमॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के बाद हमारे पास सेल की संरचना आ गई, इसलिए सेल बायोलॉजी को आप तुरंत पढ़ लीजिए, सेल बायोलॉजी को आप पढ़ लीजिए। उसके बाद सेल साइकिल को थोड़ा छोड़ दीजिएगा, सेल साइकिल को हम अलग तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। सेल साइकिल को थोड़ा अलग तरीके से हम इंटरकनेक्ट करेंगे। सेल को पढ़ने के बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद आप यहां पर पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। आप स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स यानी टिश्यू लेवल पर आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे सेल्स कैसे अरेंज्ड होती हैं। और उसके बाद आप ह्यूमन फिजियोलॉजी को आप पढ़ने की कोशिश करेंगे। प्लांट में भी लगभग ऐसे ही प्रक्रिया चलेगी, है ना। प्लांट टिश्यू कैसे होते हैं, प्लांट टिश्यू की एनाटॉमी कैसी होती है ना, प्लांट की एनाटॉमी कैसी होती है, और प्लांट फिजियोलॉजी को आप ऐसे पढ़ सकते हैं। बिल्कुल सारी चीजें एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी और आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है।
चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसमें इवोल्यूशन छिपा हुआ है। इसी तरीके से अगर आप एक चीज जानने की कोशिश करें तो आपके दिमाग में आएगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात। सबसे पहले सेल साइकिल और सेल डिवीजन को पढ़ लीजिए। मेरी बात सुनिएगा, सेल साइकिल और सेल डिवीजन को अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन को आप पढ़ लीजिए। सेल डिवीजन और सेल साइकिल को पढ़ लीजिए। जब आप इसमें मियोसिस को समझ जाएंगे, इसमें किसको समझ जाएंगे, सेल डिवीजन में मियोसिस को, फिर आप इसको इंटरकनेक्ट करिए, इसको इंटरकनेक्ट करिए जेनेटिक्स से, जेनेटिक्स से मेंडल और उसके बाद के इवोल्यूशनरी प्रोसेस से आप इसको इंटरकनेक्ट करना शुरू करिए। तो पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, मियोसिस को आपको पढ़ना पड़ेगा, मियोसिस को आपको पढ़ना पड़ेगा। मियोसिस को जब आपने पढ़ लिया तो उसके बाद मेंडल की सारी कहानी को आप इसी के दायरे में समझने की कोशिश करिए। इसी के दायरे में जेनेटिक्स को पूरा का पूरा मियोसिस को समझने की कोशिश करिए। किस तरीके से मेंडल ने जेनेटिक्स की जो बेसिस रखा था, उनको मियोसिस की जानकारी नहीं थी, मेंडल को मियोसिस की जानकारी नहीं थी, इसलिए वो बहुत सारी बकवास करते चले गए। और जब आप मियोसिस को समझ जाएंगे तो यहीं पर आप इसे इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिए एवोल्यूशन से। किससे इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिए, मियोसिस को जब आप समझ जाएंगे तो जेनेटिक्स तो आपने समझ ही लिया, जेनेटिक्स में मेंडल के कॉन्सेप्ट को समझ लिया, और वहीं से आप इसी मियोसिस की मदद से आप इवोल्यूशन को समझने की कोशिश करिए। क्या, इवोल्यूशन को। इवोल्यूशन के लिए क्या क्या जरूरी होता है, वेरिएशन जरूरी होता है। इवोल्यूशन के लिए क्या जरूरी होता है, वेरिएशन जरूरी होता है। वेरिएशन कैसे होता है, मियोसिस की वजह से होता है। तो मियोसिस की जानकारी इवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट में शुरुआती साइंटिस्ट लोगों को नहीं पता था, इसलिए वो बहुत सारे बकवास करते रहे। तो इवोल्यूशनरी प्रोसेस में किसकी जरूरत होती है, अभी प्राचीन एक चीज ऐड किया, वेरिएशंस की। तो अगर आपको वेरिएशन समझ में आ गए, और वेरिएशंस होता क्यों है, वेरिएशंस होता है मियोसिस की वजह से, मानते हैं ना। और भी कुछ वजहें हैं, जैसे और भी कुछ वजह है, जैसे होता है हमारे वहां म्यूटेशन। म्यूटेशन एक अचानक से होने वाली चीज है, और नॉर्मल क्रॉसिंग ओवर में भी वेरिएशंस डेवलप होते हैं। ये सारी चीजें मिलकर के इवोल्यूशन का डेवलपमेंट बनाती हैं। इसका मतलब ये है कि सेल डिवीजन अगर आपको समझ में आ गया तो मियोसिस आपको अच्छे से समझ में आ गया। बिल्कुल प्राची ने कहा, आपने जो बात कहा उसी चीज को मैं यहां पर ऐड करूंगा। सेल डिवीजन अगर आपको समझ में आ गया तो मियोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा। मियोसिस अच्छे से समझ में आ जाएगा तो मेंडल को क्यों मियोसिस नहीं पता होने की वजह से जेनेटिक्स की पूरी बकवास हुई, ये समझ में आ जाएगा। जेनेटिक्स की इतनी लंबी सी जो हम कहानी पढ़ते हैं वो समझ में आ जाएगा। और अगर आपने क्रॉसिंग ओवर को समझ लिया, क्रॉसिंग ओवर को अगर आपने समझ लिया, मियोसिस के दौरान अगर आपने क्रॉसिंग ओवर को समझ लिया, तो फिर आप इवोल्यूशन में कैसे वेरिएशंस डेवलप होते हैं उनको आप समझ पाएंगे। इसका मतलब यह है मियोसिस की जानकारी न होने की वजह से जेनेटिक्स का इतना बड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हमें पढ़ने को मिलता है। मतलब समझे आप, नहीं, साइंटिस्ट को उस समय इवोल्यूशनरी प्रोसेस के दौरान मियोसिस नहीं पता था, इसलिए जेनेटिक्स का चैप्टर हमें इतना बड़ा लंबा चौड़ा पढ़ना पड़ता है। साइंटिस्ट को इवोल्यूशन में इतनी सारी बातें कहनी पड़ी क्योंकि उनको मियोसिस नहीं पता था, क्योंकि मियोसिस के दौरान ही हम जानते हैं क्रॉसिंग ओवर होता है। क्रॉसिंग ओवर होने से वेरिएशंस आते हैं, वेरिएशंस आने से जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आते हैं, और जेनेटिक लेवल पर चेंजेस आने से इवोल्यूशन होता है। अब आपको समझ में आ गया किस तरीके से टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करने हुए पढ़ना है। ठीक है, अब इतनी सारी बात हो गई, मैं मोनोटोनस मींस एक जैसा मैं ही बोले जा रहा हूं। अब आप लोग अपने कोई डाउट्स आप हमारे साथ यहां पर शेयर करिए। आपकी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज आप मुझे कहिए। जी जी कहिए। बनाने के लिए चलिए बताइए, यहां पर आप इस चीज को समझ गए? किसी का कोई डाउट हो तो प्लीज आप बोलो, क्योंकि मैं अकेले बोलता रहूं ये अच्छी चीज नहीं है, मुझे मजा नहीं आएगा। असर्शन रीजन में प्रॉब्लम होती है हर्षित, हम उसको सॉल्व करेंगे। और किसी को कोई दिक्कत, और कोई दिक्कत नहीं है? ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि जब कभी भी आप एनिमल किंगडम को पढ़ो तो उसको इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट के अनुसार पढ़िए। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आप सोचिए पोरीफेरा क्या हो, क्यों पोरीफेरा पोरीफेरा ही क्यों है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर क्यों वैसी है, उससे एडवांस सिलेंट्रेटा हुआ तो सिलेंट्रेटा क्यों सिलेंट्रेटा जैसा है, उसकी बॉडी में क्या एडवांसमेंट हुआ है। इसी तरीके से जब आप और आगे चलें, प्लेटीहेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ें, एस्क हेल्मिन्थीज के बारे में पढ़ें, आप एनेलिड्स के बारे में पढ़ें,
तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़े तो आप उसके, अच्छा बायोटेक, उसको क्लियर कर लेंगे, आप टेंशन मत दीजिए, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी एक्चुअल में क्या है मैं आपको बताऊं, आगे चल करके आप जब एमबीबीएस के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, वहां पर आप खूब सारी चीजें डिस्कस करेंगे, वहां पर आपको समझ में आएगा, और यहां पर मैं भी आपको बताने की कोशिश करूंगा, वो थोड़ी सी एडवांस चीज है। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि टॉपिक्स का इंटरकनेक्शन कैसे हम बनाते हैं, और इंटरकनेक्शंस अगर आप नहीं बना सके तो पढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है, और अगर आप इंटरकनेक्शन बना लिए तो सब कुछ समझ में आ जाता है। जैसे प्राची, आप मुझे, या हिमांशु या रिंकू जी हैं, रिंकू हैं लाइन पर, आज हैं हमारे साथ डिस्कशन में? अच्छा, कोई बात नहीं, चलिए। तो रिंकू जी आप खुद बताइए कि हम लोग जब डिस्कस करते थे तो हमने पूरी की पूरी जो जेनेटिक्स रहा है उसको कैसे समझाने की कोशिश किया, क्रोमोसोम्स और मियोसिस के दम पर, है ना। आप लोग एक बात तो समझ में आया ना कि मियोसिस की जानकारी ना होने के नाते मेंडल बहुत सारी गलतियां कर रहे थे, अगले आने वाले साइंटिस्ट मियोसिस की जानकारी ना होने के कारण अंधेरे में चल रहे थे, है ना। उस हिस्ट्री को हम लोग पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। ऐसे ही जब आपको मैंने इवोल्यूशनरी प्रोसेस में जब आगे चल करके मैं आपको बताऊंगा तो भी मैं बताऊंगा कि उन लोगों को वेरिएशंस क्यों होता है ये बात पता ही नहीं था, इस वजह से वो गलतियां कर रहे थे। तो आपको इंटरकनेक्शन आना चाहिए, टॉपिक्स के बीच में इंटरकनेक्शंस कैसे बनेंगे ये चीज बहुत जरूरी है, वरना हर टॉपिक एक दूसरे से इंडिपेंडेंट आपको नजर आएगा और पढ़ाई में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, अब तक के दीपशिखा का कोई डाउट है क्या? आस्क अ डाउट, ओके, पूछिए आप दीपशिखा। ये क्लास यूट्यूब या क्लास पे होगी क्या? ओके ओके, तो यहां पर क्या है कि ये जो क्लास होगी दीपशिखा, ये क्लास हम अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर पढ़ाएंगे, और इसके अलावा यूट्यूब पर भी कुछ क्लासेस होंगी, ठीक है। जल्द ही प्लस के बैचेस हमारे ज्वाइन करना होगा। अभी मैं आपको केमिस्ट्री भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो केमिस्ट्री पर भी मैं थोड़ी बहुत आपको बात बताऊंगा। देखिए ओवरऑल अब तक का डिस्कशन, चूंकि आप लोग मोनोटोनस बात हो रही है, मुझे मजा नहीं आ रहा है, क्यों आप लोग मेरे साथ जुड़ नहीं रहे हैं? आप बात करिए ना, आज बात करने के लिए हैं, वरना क्या होता है इधर उधर की बातें आप लोग खूब करते हैं, आज बात करने के लिए हैं तो आप लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। चलिए, मैंने अब तक के डिस्कशन में क्या कहा कि बायोलॉजी में कॉन्सेप्ट क्लियर करना बेहद जरूरी है। ये कोई तरीका नहीं है कि बिना कॉन्सेप्ट क्लियर किए आप एग्जाम को क्लियर कर सकें, और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना भी बहुत ही जरूरी है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे आप प्रैक्टिस करेंगे उसका भी तरीका मैं आपको बताता हूं। देखिए, एक तो यह कॉन्सेप्ट बनाने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपसे कहा टॉपिक्स के बीच में इंटरकनेक्शंस बनाएंगे, और इंटरकनेक्शंस बनाने के लिए जरूरी क्या है कि आपको सब कुछ अच्छे से आना चाहिए, या आपके जो, मतलब मेरी जो जिम्मेदारी है वो मुझे अच्छे तरीके से आना चाहिए, हुनर आना चाहिए कि मैं कैसे आपके दिमाग में इंटरकनेक्ट कराते हुए वो चीजें याद कराऊं। जो स्मार्ट बच्चे हैं इस बात को पकड़ लें, जो भी स्मार्ट, स्मार्ट का मतलब पढ़ाई में स्मार्ट, जो भी स्मार्ट बच्चे हैं पढ़ाई में, वो इस चीज को पकड़ लें, अपने दिमाग में रख लें कि इंटरकनेक्शंस टॉपिक के बीच में बनाना बहुत जरूरी है। क्योंकि दिमाग में जैसे होता है ना, दिमाग किसी भी चीज को स्टोर करता है तो एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर इंफॉर्मेशन रखता जाता है, और उसके बाद उसको स्टोर कर लेता है। ऐसे सीक्वेंस में अगर आप पढ़ोगे तभी चीजें आप समझ पाएंगे। अब मैं आपको बताता हूं इंटरकनेक्शंस। हाय प्रियांशी, कैसे हैं आप? इतना लेट क्यों किया आपने? लेट नहीं करना था आपको भाई, थोड़ा पानी दीजिएगा। 50 स्टूडेंट्स आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आज हम और आपको बताते हैं, यहां पर आप लोग प्लीज 50 लोग हैं, 50 और अपने दोस्तों को बुलाइए ना, हम बात करना चाहते हैं, हम चाहते हैं बात करें आपसे, ठीक है। आपको बताएं सही तरीका क्या होता है पढ़ने का। और मैं जो बता रहा हूं, मैं वो बात बता रहा हूं जो एक एवरेज स्टूडेंट पर भी लागू होती है, और अगर आप एवरेज स्टूडेंट हैं तो मेरे इस बात को फॉलो करके आप सिलेक्शन पक्का पा जाएंगे। सिलेक्शन ही नहीं, पढ़ने का तरीका आपको आ जाएगा। जैसे मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अच्छा फर्स्ट क्लास इन अनअकैडमी, अच्छा कोई बात नहीं प्रियांशी, आप मुझे फॉलो कर लीजिए, जहां भी मेरा प्रोफाइल होगा ना आप उस प्रोफाइल पर मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर। और अगर जो बच्चे मेरी क्लास ज्वाइन करना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी का जो सबसे प्रीमियम एक बैच स्टार्ट होने वाला है, उसमें मैं केमिस्ट्री आपको पढ़ाऊंगा, साथ ही मैं आपको बायोलॉजी भी पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो यहां पर हम कई लेवल पर आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। 20 मिनट बचा हुआ, उसमें और भी कंस्ट्रक्टिव हम आपसे बात करना चाहते हैं, बात तो बहुत सारी करने को है, लेकिन प्लीज आप लोग होश और जोश
दोनों ही बनाए रखिएगा। मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, क्योंकि आज जो मैं आपको बता रहा हूं वो आपके थ्रू आउट कैरियर में भी काम आएगा। मैं सिर्फ आपको एक दिन की चीज नहीं बताता हूं, वो आपको पढ़ने की ऐसी चीजें बताता हूं जो लंबे समय में आपके लिए काम आने वाली हैं। तो बायोलॉजी में जो कॉन्सेप्ट है, बिना कॉन्सेप्ट के कभी भी सिलेक्शन नहीं हो सकता, तो उसके लिए जरूरी है इंटर कनेक्शन बनाना। और ये मैं प्रभावित होता हूं, जो भी इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो यही करते हैं, इंटर कनेक्शंस बनाते हैं। इंटर कनेक्शंस टॉपिक्स के बीच में कैसे बनेगा वो आपको याद होना चाहिए, और वो आपसे ज्यादा मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपके लिए कैसे इंटर कनेक्शन बनवाऊं टॉपिक्स के बीच में। मतलब ये समझ रहे ना, कैसे याद करने का तरीका डेवलप करूं, उसको एक इंटरेस्टिंग वे में उस चीज को कैसे याद किया जाए, ये बेहद जरूरी है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर चलते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप पढ़ते हैं मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप लगाते हैं तो हमेशा पास्ट ईयर के पेपर्स ही सॉल्व करिए। और अब तो चूंकि ऑप्शन कम रह गया है, अब बहुत कम रह गया है, वरना क्या होता था पहले दो तीन जगहों के अगर आप पेपर सॉल्व कर लेते, जैसे आप नीट के लास्ट 15 ईयर्स के अगर आप पेपर सॉल्व कर लें, 15 ईयर्स के, ऐसे ही एम्स का अगर आप लास्ट 15 ईयर्स का अगर आपके पास पेपर मिल जाए, इसी तरीके से एक एएमयू करके एक एग्जाम होता था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का एएमयू का, उसका अगर आपको पास्ट 10 ईयर्स का मिल जाए, अब वो चूंकि नीट में ही सारी चीजें आ गई हैं, इसी तरीके से बीएचयू का अगर आपको मिल जाए, हालांकि अगर ये नहीं मिल सकता है तो कोई घबराने की बात नहीं है। आपके पास अगर नीट की पिछले सालों के अगर आपको पेपर मिल जाए और एम्स का ही मिल जाए तो भी सफिशिएंट है। आप इन्हीं क्वेश्चन को देख करके अपने एनसीईआरटी के भीतर उस टॉपिक को समझने की कोशिश करिए, और इसमें भी आपसे ज्यादा मेरा रोल है कि मैं आपको उसको कैसे पढ़ाऊंगा। इसीलिए बहुत सारे लोग कहते हैं बच्चों से ज्यादा मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको वो कैसे ट्रेंड करूं। मेरी बात समझ रहे ना, वो जिम्मेदारी आपसे ज्यादा मेरी बनती है कि मैं आपको कैसे उस चीज को पढ़ाऊंगा। और एक चीज हमेशा याद रखिए, जब कोई टॉपिक आपको समझ में आ जाए, जैसे मान लीजिए मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, आपको टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आ गया, ठीक बात है। अब वो टॉपिक आपको समझ में आ गया तो प्रैक्टिस करने के लिए आप पेपर क्वेश्चन कहां से लाएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहां से करेंगे। मान लीजिए टॉपिक आपको समझ में आ गया, ठीक बात है, टॉपिक आपको समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप ले रहे हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहां से सॉल्व करेंगे, तो याद रखिएगा एनसीईआरटी पर आधारित जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हीं को सॉल्व करना है। हालांकि बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जहां पर अनाप शनाप कुछ भी दे दिया जाता है। तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए, श्रद्धा कोई भी ऐसी किताब जो दावा करती हो, जैसे एमटीजी हो गया अरिहंत का, उन क्वेश्चन उन किताबों को आप फॉलो करिए जो जो नीट, देखिए बहुत टाइम नहीं होता हमारे पास नीट का, जैसे मैंने आपसे कहा कि 15 इयर्स का अगर आपको मिल जाए, नीट का 15 इयर्स का मिल जाए, एम्स का अगर आपको पास्ट ईयर का पेपर मिल जाए कहीं सीनियर से, एम्स का अगर मान लीजिए 10 या 15 इयर्स का अगर आपको मिल जाए पास्ट ईयर का, इसी तरीके से वैसे एएमयू का मिल नहीं पाएगा। इन्हीं को आप सॉल्व करके पहले देखने की कोशिश करिए टॉपिक वाइज, अगर आपको मिल जाता है तो, या फिर एमटीजी या फिर अरिहंत में आपको पास्ट ईयर पर आधारित टॉपिक वाइज कोई भी किताब मिल जाए, पतली सी हो ये जरूरी है, पतली सी हो, एनसीईआरटी बेस्ड हो वो जरूरी है। हालांकि कहते बहुत सारे एनसीईआरटी बेस्ड है, लेकिन एनसीईआरटी बेस्ड होता नहीं है। तो जो क्वेश्चन एनसीईआरटी से बाहर के हैं उनको बेरहमी से कत्ल कर दीजिए, मतलब ये आउट ऑफ जो भी एनसीईआरटी हो उनको बेरहमी से कत्ल कर दीजिए, ठीक है। यहां पर क्या करिए, आउट ऑफ द एनसीईआरटी जितनी भी चीजें उसको खत्म कर दीजिए, ठीक है। और ठीक है, और इसके अलावा जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ उसके आधार पर जो क्वेश्चंस हैं, जैसे पहले तो पास्ट ईयर के पेपर्स को ही आप टॉपिक वाइज सॉल्व करने की कोशिश करिए। टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है, टाइम मैनेजमेंट का भी बताऊंगा। देखिए पहले थोड़ा थोड़ा करके बात करते हैं। जो पास्ट ईयर के जो पेपर्स होते हैं उसमें क्या था, 4 ऑप्शंस होते हैं, बात समझिएगा, 4 ऑप्शंस होते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जब आप थियरी समझ गए किसी भी टॉपिक का, अगर आपको थियरी समझ में आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सॉल्व करना चाहते हैं, एनसीईआरटी पर आधारित ही क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव के आप सॉल्व करेंगे, और उसमें भी नीट और एम्स का जो पिछला पैटर्न रहा है उसी पर आधारित टॉपिक वाइज क्वेश्चन आपको मिल जाए, उन्हीं को आप सॉल्व करिएगा। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करें तो उसमें 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं। क्या मिलते हैं मेरे भाइयों, 4 ऑप्शंस मिलते हैं। इन 4 ऑप्शंस में से कोशिश करिए कि चारों ऑप्शंस पर कैसे क्वेश्चन बन सकता है उसको ध्यान में रखने की कोशिश करिए। 4 ऑप्शन में से, हाँ हर्षित कह रहे हैं कि ऑप्शन में वो कंफ्यूज हो जाते हैं, यही तो नहीं होना है। जैसे आप देखो,
आप अगर इस तरीके का करना चाहते हैं अर्पित, तो आप मेरे परफेक्शन मीट पे आइए, मुझसे मिलिए और मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर। मैं आपको सिखा दूंगा कैसे एक एक सिंपल सा पास्ट ईयर क्वेश्चन अगर नीट का आपको मिल जाए तो उसकी मदद से आप कैसे 4 से 5 सवाल बना सकते हैं। क्यों रिंकू जी, कल ही हम लोगों ने डिस्कस किया था ना, याद है? सेल बायोलॉजी पर एक सवाल था, पैराक्सिसोम, क्लोरोप्लास्ट, उसको इंटरकनेक्ट करते हुए, गोल्गी बॉडी को इंटरकनेक्ट करते हुए एक मैंने सवाल लगा दिया था, याद है? तो मैंने आपको बताया था ना कि देखो, नीट में कोई एक सवाल बनाया जाता है तो बड़ा स्टैंडर्ड होता है। उस एक ही सवाल के भीतर चारों ऑप्शन पर 4 अलग अलग क्वेश्चन और बन सकते हैं। यानी एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, उसकी प्रैक्टिस करना आपको मैं सिखाना चाहता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? तो उसमें क्या होता है कि जब आपकी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन कैसे बनेंगे, तो उन्हीं में से कोई ना कोई सवाल अगले साल नेचुरली भी आपके सामने आएगा। कारण ये है कि कभी भी कोई क्वेश्चन नया नहीं फ्रेम होता है, ऑलरेडी एक्सिस्टिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं पर आधारित नए क्वेश्चन बनाए जाते हैं। मतलब ये कि जैसे 12th में तो नीट की एग्जाम कैसे प्रिपेयर करूं सर बताओ प्लीज। अच्छा, अर्पित कह रहे हैं आप मेरे छोटे भाई हैं अर्पित, आप मुझे फॉलो कर लीजिए अकेडमी पर, धीरे धीरे सीख जाएंगे। अकेले एक दिन में नहीं हो सकता, ठीक है? आप मुझे फॉलो करो, ठीक है? मैं आपको सिखाऊंगा कि एक क्वेश्चन में कैसे चार चार क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, टॉपिक के भीतर की ही चीजों को कैसे सीक्वेंस में याद करते हैं। अचानक से रातों रात कोई नहीं सीख सकता है, लेकिन सीखेगा ये 100% बात है, ठीक है? कितने हमारे साथी हैं डॉक्टर हिमांशु इस समय हमारे साथ? कितने फ्रेंड्स हैं हमारे पास? ठीक है, तो 15 साल के जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 53 हैं, कोई बात नहीं, ठीक है? तो यहां पर जब आप 15 ईयर्स के जब आप पेपर को सॉल्व करेंगे तो उससे आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके का ट्रेंड, कौन कौन से हॉट टॉपिक्स इसने पूछे हैं। और यहां पर भी जरूरी ये है कि एक अच्छे टीचर की गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। एक अच्छे टीचर की गाइडेंस मिलने का मतलब ये होता है मेरे भाइयों, अच्छे टीचर की गाइडेंस मिलने का मतलब ये कि उसको खुद एनालिसिस हो 15 साल के पेपर की। वरना क्या होता है, अनाप शनाप कुछ भी पढ़ा देने से गड़बड़ हो जाता है, और आप अनाप शनाप पढ़ते भी रहते हैं। तो वो अनाप शनाप आपको नहीं पढ़, अनाप शनाप का मतलब समझते ना, इधर उधर की चीजें। तो इसीलिए कहा जाता है ना कि एक अच्छे टीचर को फॉलो करना बड़ी बड़ी चुनौती होती है। आउट ऑफ द सिलेबस आप ना रहें, आउट ऑफ एनसीईआरटी ना जाएं, ये उससे बचाने की जिम्मेदारी आपकी मेरी होती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे नीट के जो पुराने पेपर्स हैं उसकी प्रैक्टिस करो एग्जाम के लिए। अरे अर्पित, अभी आप छोटे हो मेरे भाई, आप देखो अभी आप मुझे फॉलो कर लो, एक महीने 15 से 20 दिन बाद फिर मैं आपसे बात करूंगा, काफी चीजें आपको आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। अभी आप 12th की तैयारी कर रहे हो ना, तो उसी के साथ टेंशन फ्री होकर के आप पढ़ते रहो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। 15 साल के पेपर कैसे सॉल्व करना है, पेपर कहां से बनता है, कैसे उसको एनालाइज करना है, क्या अप्रोच होना चाहिए, कैसे स्ट्रेस से बचना है, वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है? तो देखिए, मैंने अब तक जो चीजें आपको बताया है वो सिर्फ इतना बताया कि एक तो ये है कि थियरी कैसे पढ़ना है, थियरी बहुत स्ट्रेस फ्री होकर के पढ़ना है, और थियरी पढ़ने के साथ साथ उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रखना है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे रखना है, उसके लिए जरूरी है कि आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस में, इवोल्यूशनरी बेसिस पर आप किसी भी टॉपिक को पढ़ने की कोशिश करो। इवोल्यूशनरी बेसिस पर मतलब ये कि उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। प्रियांशी 17 ईयर्स होना चाहिए उसमें, जब आप एग्जाम भरेंगे तो लिखा हुआ मिल जाता है 17 साल में, मतलब वो क्राइटेरिया एग्जैक्टली लिखा रहता है। इसके बाद जो लोग जन्म लिए हैं वही लोग, उससे पहले जो लोग जन्म लिए हैं वही लोग एग्जाम दे सकते हैं, उसके बाद जो लोग जन्म लिए वो नहीं दे सकते, है ना? तो वो चीज आप जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें आपको पता चलेगा। शॉर्ट नोट कैसे बनाएं फॉर रिवीजन, वो जब आप पेपर लगाना शुरू करोगे ना, देखो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिसको कहने से नहीं महसूस करने से होता है, ठीक है? और इसीलिए कहता हूं कि ये अच्छा, प्रियांशी की 14 साल है, ऐसा कैसे भाई? आप किस क्लास में है प्रियांशी? प्रियांशी आप किस क्लास में है? 11th में है, अच्छा अच्छा अच्छा। तो ठीक है, आप उसमें ईयर लिखा रहता है, ठीक है, आपको घबराना नहीं, हो जाएगा उसमें। चलो अभी मैं आपको बताता हूं। थियरी आपने पढ़ा, उसको लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए मैंने आपसे कहा इवोल्यूशनरी बेसिस पर पढ़िए, टॉपिक को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिए, एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ने की कोशिश करिए। अगर आप एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ लेंगे तभी आप उसको अच्छे तरीके से लॉन्ग टर्म में रिकॉल कर पाएंगे। दूसरा यह है, पेपर सॉल्व करते समय आउट ऑफ एनसीईआरटी जाने वाले किसी भी पॉइंट को आप बंद कर दीजिए। आउट ऑफ एनसीईआरटी कुछ भी जा रहा हो उसको बिल्कुल मत पढ़िए, ना थियरी के दौरान,
और ना प्रैक्टिस के दौरान। बहुत बार ऐसा होगा, क्वेश्चन पेपर ऐसा होगा जो एनसीईआरटी से बाहर का कोई क्वेश्चन दिया हुआ गाइड में, तो आप बिल्कुल भी इस तरीके के पेपर्स को आप सॉल्व नहीं करेंगे। मेरी बात समझ रहे दोस्तों? ठीक है, आउट ऑफ एनसीईआरटी बिल्कुल नहीं जाएंगे। तीसरा चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे। टाइम मैनेजमेंट कैसे करेंगे? टाइम मैनेजमेंट के लिए जरूरी ये है कि आप सबसे पहले इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि आपको बायोलॉजी में जल्दी से जल्दी कवर करके, बायोलॉजी में जल्दी से जल्दी अपना कॉन्फिडेंस बना करके केमिस्ट्री को फोकस करना है। किसको फोकस करना है? केमिस्ट्री को फोकस करना है। और केमिस्ट्री इतना मुश्किल नहीं है, ये मैं आपको शर्तिया बता सकता हूं। केमिस्ट्री बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा ये तो बायोलॉजी से भी ज्यादा लॉजिकल है। बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है, बहुत ही ज्यादा लॉजिकल है केमिस्ट्री। और जब आप केमिस्ट्री जब आपका तैयार हो जाए तो उसके बाद आप फिजिक्स पर भी लगभग टाइम दे दें, फिजिक्स पर भी टाइम दे दें। और फिजिक्स पर इतना टाइम तो जरूर दें कि कम से कम वो आपको सिलेक्शन दिलाते समय दिक्कत ना पैदा करे। क्योंकि ये बात जान लीजिएगा, जिसको फिजिक्स नहीं आती उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक है, तो इसलिए अभी से मैं डरा नहीं रहा, चेतावनी दे रहा हूं। फिजिक्स की प्रैक्टिस करिए जरूर, और उन्हीं टीचर की प्रैक्टिस करिए, उन टीचर के साथ जरूर करिए जो मीडियम लेवल, जो एवरेज बच्चे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूं। जो एवरेज बच्चे हैं वो उन टीचर को जरूर फॉलो करें जो एवरेज लेवल के सवाल लगवाते हो। मेरी बात समझ रहे ना? बिल्कुल बिल्कुल, एग्जाम में 3 सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, तो मेरी बात सुन रहे हैं? देखिए, फिजिक्स जब आप लगाएंगे, फिजिक्स लगाते समय उन क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करें जो आसान से हो। देखिए, इसमें मुझे लगता है सारे जो भी हमारे साथी हैं वो एवरेज ही होंगे। ठीक है, इंटेलिजेंट बहुत कम लोग होते हैं, और इंटेलिजेंट होना कोई बड़ी अच्छी चीज नहीं होती है। ठीक है, फिजिक्स जैसे अभी प्राची कह रहे हैं फिजिक्स में इनको बहुत डर लगता है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। इतना तो कम से कम सवाल लगा सकते हो ना जो आसान होता है। देखो, एग्जाम में कभी भी पेपर का जो पैटर्न होता है ना, वो 50% ऐसा रखा जाता है जिसको कोई भी स्टूडेंट लगा सकता है। ठीक है, फिर जो अगला 20% होता है उसको वो बच्चा लगा सकता है जिसने पढ़ाई बहुत सीरियस लेवल पर किया हो। और लास्ट के जो आप ये कह सकते हैं 30% जो होता है ना, उसमें थोड़ा सा टफ रखने की कोशिश की जाती है। यानी ये जो 70% वाला पोर्शन है फिजिक्स का, उसको आप आसानी से कवर कर लें, इस तरीके की आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। फिर आप टफ वाले लेवल की ओर जाइएगा। प्रियांशी, हम बात करेंगे फिजिक्स पर भी, लेकिन अभी सिर्फ ये समझो कैसे सीखना है। ठीक है, प्राची आप समझ गए? देखो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, इसमें 70% पेपर जो होता है वो लगभग कोई भी स्टूडेंट लगा सकता है अगर उसने अच्छे से पढ़ा है तो, अगर उसको कॉन्फिडेंस है अपनी पढ़ाई पर तो वो इतने पेपर को बहुत आसानी से लगा सकते हैं, इतने पेपर को वो बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। फिर थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ लीजिए, टफ की प्रैक्टिस कर लीजिए तो और अच्छे लेवल पे पहुंच जाएंगे। नोट्स आर इंपॉर्टेंट। अरे यार, नोट्स तो देखो बायो में क्या होता है ना, एनसीईआरटी की लाइन से ही सवाल पूछा जाएगा। और जब मैं पढ़ाता हूं तो मेरे फ्रेंड्स जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता, लेकिन ये है कि एनसीईआरटी को कैसे इंटरकनेक्ट कराता हूं, वो एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है। फिर आप देखो, खुद से ही नोट्स बनाने की कोशिश किया करो। एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स में मैं कोशिश ये करता हूं, पास्ट ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा मैं कभी थियरी के साथ क्वेश्चन जरूर कराता हूं, इसलिए कराता हूं ताकि आपको अरे यार अमन, आपकी बात से मैं सहमत हूं, मैं आपकी ही बात को कह रहा हूं मेरे छोटे भाई। ठीक है डॉक्टर साहब, देखो, नोट्स अभी फास्ट रिवीजन और शॉर्ट नोट्स की जो आप बात कर रहे हो वो अभी हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हमें ये याद करना है कि टाइम कैसे मैनेज करें, थियरी को कैसे याद रखें। अभी से वो शॉर्टकट नहीं चलेगा, है ना मेरे भाई डॉक्टर साहब? अभी शॉर्टकट नहीं चलेगा। ऐसा टाइम मैनेजमेंट रखना है कि बायोलॉजी के सारे कॉन्सेप्ट आपको याद हो जाएं। ठीक है, वो रिवीजन के टाइम पर वो स्ट्रेटजी अलग चलेगी। अभी हम बायोलॉजी को कैसे याद कर सकें ये हमारी चुनौती है, केमिस्ट्री को कैसे याद कर सकें वो हमारी चुनौती है, फिजिक्स को कैसे हम याद कर सकेंगे वो हमारी चुनौती है। देखो, श्रद्धा कह रही है प्लांट एनाटॉमी में बहुत प्रॉब्लम होती है। अरे जब मैं प्लांट एनाटॉमी आपको पढ़ाऊंगा ना, मजा आ जाएगा, कसम से बता रहा हूं। प्लांट एनाटॉमी में मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि किस तरीके से डाइकॉट ने अपनी इवोल्यूशनरी प्रोसेस में अपने आप को खड़ा होने के लिए, वहां तक पानी को भेजने के लिए, मेरी बात समझ रही है, अपने चारों ओर एक प्रोटेक्शन की जरूरत समझी। और वो प्रोटेक्शन कैसे उसके चारों ओर मदद करता है, जाइलम और फ्लोएम के इतने सारे कंपोनेंट में कौन उसको प्रोटेक्शन देते, उतनी लंबी पानी के चैनल को बनाने में मदद करता है, उसको आप देखिए। जब आप मोनोकॉट की बात करते हैं तो नए लेवल का एडवांसमेंट था। आपको पता ना, डाइकॉट से के कंपैरिजन में मोनोकॉट
छोटा पेड़ था, छोटा पेड़ है मोनोकॉट। आपने देखा होगा जो टेरिडोफाइट्स थे, जिम्नोस्पर्म थे, अगर आपने डायनासोर्स वाली मूवीज देखी होंगी, खूब बड़े बड़े पेड़ थे। याद है किसने बोला था, हमारे साथी ने कहा था प्लांट एनाटॉमी। प्लांट एनाटॉमी को क्यों मैंने कहा था, मैंने क्यों कहा था इवोल्यूशनरी प्रोसेस से उसको जोड़ करके देखो। आप कभी डायनासोर्स वाली मूवीज देखिए, जुरासिक पार्क, जुरासिक पार्क को आप देखेंगे तो वहां जो जिम्नोस्पर्मिक जो प्लांट्स थे वो खूब बड़े बड़े थे। फिर क्या हुआ, डाइकॉट उससे छोटा हो गया, मोनोकॉट उससे छोटा हो गया, और आपको उसी इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत उसकी एनाटॉमिकल वेरिएशंस को याद करने की जरूरत है। ठीक है, धीरे धीरे करके मैं उन सारी चीजों को बताऊंगा। मेरा मन तो यह भी था कि मैं आपको केमिस्ट्री में भी बताऊं कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है। केमिस्ट्री में मैं सच बता रहा हूं, 1.5 आवर की क्लास नहीं, आज 1 आवर की ही क्लास है, लेकिन आप लोग 2-3 चीजें बस इतना हमारे से सीख करके जाइए कि आप जब कभी भी पढ़िए तो आप टॉपिक्स को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करिए। और अगर आप मुझसे पढ़ेंगे, जैसे अब आप कहेंगे कौन सा टॉपिक कैसे, तो जैसे ह्यूमन फिजियोलॉजी हो गई या इवोल्यूशन हो गया, तो इवोल्यूशन को कैसे हम सेल साइकिल से, सेल डिवीजन से जोड़ सकते हैं, उसके साथ मेंडल को कैसे जोड़ सकते हैं, मेंडल की गलतियों को कैसे जोड़ सकते हैं, ये सारी चीजें एक दूसरे को इंटरकनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? मॉर्फोलॉजी और एनिमल किंगडम के एग्जांपल याद नहीं होते, हर्षित ने कहा। देखिए ये बिल्कुल आसान है याद करना। देखिए आपके टाइम में क्या था, मींस मेरे टाइम में क्या था कि सवाल कहीं से भी पूछ लिए जाते थे, ठीक है, लेकिन अब क्या है कि जो एग्जांपल्स हैं उनको एटलीस्ट याद करिए, और उसके जो डिस्क्रिप्शन है उसको आप इवोल्यूशनरी प्रोसेस के तहत सोचिए। जैसे मैंने आपसे कहा था स्पंजेस में सेल्स पास पास रहती थी लेकिन एक दूसरे की पहचान नहीं रखती थी, याद है आपको? मैंने आपसे कहा था स्पंजेस में, पोरीफेरंस में क्या होता है, सेल्स एक दूसरे के पास रहती है लेकिन ये एक दूसरे के बारे में पहचान नहीं रखती हैं। लेकिन जब आप हाइड्रा में पहुंचते हैं तो वहां पर न्यूरॉन्स पहली बार डेवलप हो गया। तो इसके कारण क्या हो गया, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस में एडवांस था, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट होना शुरू हो गया, है ना? तो इस तरीके का जब सेल और आगे बढ़ता है तो प्लेटिहेल्मिन्थेस में अपने आप को और बेहतर तरीके से ऑर्गन को लेकर के आ जाता है। फिर ऑर्गन्स और बेहतर तरीके से कैसे मॉडिफाई होते हैं, ये इवोल्यूशनरी प्रोसेस है। एनिमल किंगडम को ऐसे ही पढ़ने की कोशिश किया करिए। फिर उसमें सिलोम आया, सिलोम कैसे आया, वो सारी चीजें हैं। हाँ अमन, मैंने नाम सुना है। वैभव को मैं जानता हूँ, बिल्कुल मैं जानता भी, उनको पर्सनली भी मैं जानता हूँ, अच्छा पढ़ाते हैं। ठीक है, बिल्कुल अमन, मैं जानता हूं उन्हें। चलिए, तो अब आपने इस चीज को देखा कि किस तरीके से आपको याद करना है। याद करने का तरीका यह है कि आप जब कभी भी पढ़ें, कितने हमारे साथी हैं, कितने साथी हैं हमारे पास? 65। ओके, तो मेरा आप सभी से रिक्वेस्ट ये है कि आप जब कभी भी पढ़ें तो उसमें टॉपिक्स को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हुए चलें। इंटरकनेक्शंस के दौरान जरूरी ये है कि आप उन टॉपिक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है उसको याद करने की कोशिश करें। अगर वो इंटरकनेक्शन नहीं बना सकते हैं तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या है कि वो मेरे लिए बहुत ज्यादा चुनौती है कि वो इंटरकनेक्शंस आपके दिमाग में कैसे डालूं। आप लोग प्लीज मुझे अनअकैडमी के प्रोफाइल में जहां मेरा है उसको आप लोग मुझे फॉलो कर लीजिए। आप लोग 1 महीने के भीतर, ठीक है, 1 महीने के भीतर आप लोगों को वो चीजें समझ में आने लगेंगी कि क्या क्या चीजें जरूरी हैं, कैसे पढ़ना है, और अगर पढ़ना है तो उसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के फॉर्म में कैसे बनाया जाना है। जैसे अमन, अभी हम क्लास 11th के लिए बात आज हम लोग करेंगे रात में परफेक्शन नीट पर। परफेक्शन नीट पर हम आपसे मिलेंगे। परफेक्शन नीट करके एक अनअकैडमी का चैनल है यूट्यूब पर, रात को 9 बजे जो हमारे साथी आएंगे वहां पर देखेंगे किस तरीके से सवाल मैं वहां सॉल्व कराता हूं। ठीक है, मैं ये भी बताने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से चीजों को एक दूसरे के साथ जोड़ करके पढ़ी जाती है। मेरी बात समझ रहे हैं? जैसे आज मैंने अभी आपसे कहा टॉपिक को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट किया करिए। वो इंटरकनेक्शन कैसे आप अपने दिमाग में बनाओगे, वो इंटरकनेक्शंस आपको सीख करके आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में कैसे इसको रखा जा सकेगा, इसको अगर आप जानना चाहते हैं तो परफेक्शन नीट पर आज आप लोग जरूर आइएगा। ठीक है प्रियांशी, वो क्लास 11 के सेल बायोलॉजी पर आज हम लोग बात करेंगे, जहां पर ये मैं आपको प्रूव करने की कोशिश करूंगा टॉपिक्स का इंटरकनेक्शन आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, और एक दिन मौका मिलेगा तो मैं आपको केमिस्ट्री कैसे पढ़ते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊं। केमिस्ट्री और भी ज्यादा इंटरकनेक्टेड है, मेरी बात समझ रहे हैं? हिस्ट्री के साथ, जैसे मैं आपको बताऊं, जब मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर को पढ़ाता हूं तो एटॉमिक स्ट्रक्चर के साथ मैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ाता हूं। जब मैं पीरियोडिक टेबल को पढ़ाता हूं
तो उसी के साथ मैं केमिकल बॉन्ड के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करा देता हूं। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसे ही जब हम बात करते हैं वहां पर सोल्यूशन की, जो सोल्यूशन क्लास 12 का है, तो उसमें चैप्टर में कैसे एंटर करना है वो आपको पता होना चाहिए। ऐसे केमिकल काइनेटिक्स और उसके साथ जो दूसरे टॉपिक्स हैं वो कैसे इंटरकनेक्ट होंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल काइनेटिक्स, ये एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड कैसे हैं, इनके एक के कॉन्सेप्ट को कैसे दूसरे के कॉन्सेप्ट से जोड़ करके पूरी केमिस्ट्री को कैसे मुट्ठी में रखा जा सकता है, ये सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिस्कस कराऊंगा। सवाल इस चीज का नहीं है, बिल्कुल बायो में एग्जाम्पल सारे इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना भी है, बायो में सारे एग्जाम्पल्स आपको पढ़ना है, जितनी भी जरूरी चीजें हैं उनको बिल्कुल नहीं आप छोड़ सकते हैं। ठीक है, कितने हमारे साथी आज जुड़े हुए हैं? बिल्कुल हम कॉफी का सिप लेंगे, 68 लोग हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग और लोग होंगे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग जुड़ेंगे। यहां पर देखिए, आप लोग अब तक के डिस्कशन में सिर्फ एक चीजें पढ़िए, लॉन्ग टर्म मेमोरी में रखने के लिए आपको बायोलॉजी का इंटरकनेक्शन जरूरी है। टॉपिक्स का इंटरकनेक्शन बना करके एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करते हुए आप उसको सोचिए, प्लांट ने वो चीज क्यों किया, कैसे किया, क्या क्या हुआ होगा, थियरी में उसने चीजों को याद कर लीजिए। जब थियरी तैयार हो जाए तो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व करने की कोशिश करिए, और उसमें भी पास्ट ईयर के नीट को आप लोग करिए। पास्ट ईयर के जो नीट, या उसका पहले नाम क्या होता था, एआईपीएमटी, एआईपीएमटी के आप पेपर्स को सॉल्व किया करिए। उसमें क्या है, एक क्वेश्चन के जो चारों ऑप्शंस होते हैं, 4 ऑप्शंस जो होते हैं, उनसे कैसे क्वेश्चन बनेगा उसको आप लोग ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने की कोशिश करिए। बहुत ज्यादा आप पेपर बनाने की कोशिश मत करिए, आप कोशिश करिए जो कंटेंट है वो लिमिटेड हो। ठीक है, और आप लिमिटेड कॉन्सेप्ट में ज्यादा से ज्यादा कैसे गेन कर सके, क्योंकि बायोलॉजी को कवर करते हैं फिर आपको केमिस्ट्री भी उतना ही पढ़ना है और फिजिक्स का डर आपको खत्म करना ही होगा। मैंने आपको कहा ना 70% फिजिक्स आसानी से आप पढ़ सकते हो, तो 70% फिजिक्स का कॉन्फिडेंस आप आसानी से ला सकते हो, वो जरूर लाइए आप। फिजिक्स जिसका हो गया उसका सिलेक्शन भगवान भी नहीं रोक सकते। ठीक है, भगवान भी नहीं रोक सकते जिसको फिजिक्स आती है। इसलिए बायोलॉजी पढ़ने की बजाय, बायोलॉजी तो आप पढ़ेंगे ही, बायोलॉजी मैंने कहा लॉन्ग टर्म में कैसे याद करेंगे वो चीजें जरूरी है। और अमन कह रहे हैं 1988, अरे नहीं मेरे भैया, डॉक्टर साहब 1988 से नहीं, आपको सबसे सही जरूरी चीज है वो ये है कि आप लोग 2007 से लेकर के 2020 तक के पेपर सॉल्व करिए। उतना भी मत करिए, बहुत कर सकते हैं तो 2010 से 2020 के बीच का करिए, उतना भी नहीं कर सकते हैं तो 2015 से लेकर के 2020 तक करिए। इतना भी कर लेंगे ना, और इसमें एक क्वेश्चन में 4 ऑप्शन निकालने लगेंगे ना, एक क्वेश्चन से 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन कैसे क्वेश्चन बनाएगा ये भी अगर आपने सीख लिया ना, तो आपको बहुत सारे काम निकल जाएंगे। मेरी बात समझे आप? तो बहुत पीछे के सवाल नहीं लगाने, क्योंकि पीछे वाली जो एनसीईआरटी थी वो एकदम अलग थी। 2006 के बाद एनसीईआरटी बदल गई है, 2006 के बाद एनसीईआरटी में चेंजेस आए, इसलिए 2007 के बाद के पेपर लगाइए। उतना नहीं लगा सकते हैं 2010 के बाद का लगाइए, उतना नहीं लगा सकते 2015 के बाद का लगाइए। ठीक है, यही करिए और आपका सिलेक्शन 100% होगा। कॉन्फिडेंस रखिए, बिल्कुल डरिए नहीं, सिलेक्शन 100% होगा, लेकिन सही स्ट्रेटजी के साथ। सही स्ट्रेटजी के लिए क्या जरूरी है, चीजें मत भूलिए। नहीं भूलने के लिए जरूरी है कि एक ही चीज को बार बार आप रिवाइज करें। एक ही चीज को बार बार रिवाइज करने के लिए जरूरी है कि आप टॉपिक का इंटरकनेक्शंस बनाएं। ठीक है, और इंटरकनेक्शंस बन जाने के बाद जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे, आउट ऑफ द सिलेबस कोई सवाल नहीं लगाएंगे, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे फिजिक्स हो, चाहे बायोलॉजी हो। ठीक है, 10-15 साल की पास्ट ईयर क्वेश्चंस आप बिल्कुल फॉलो करिए। बिल्कुल अमन, एकदम सही कहा आपने। ठीक है, चलिए अब हम लोग मिलते हैं रात को 9 बजे। कितने लोग हमारे पास आएंगे रात को 9 बजे? ठीक है, रात को 9 बजे परफेक्शन नीट के चैनल पर कितने लोग मिलेंगे? वहां जो लोग मिलेंगे उन लोगों को मैं आज पक्के तौर पे बताऊंगा किस तरीके से सवाल लगाए जाते हैं। परफेक्शन नीट करके जो चैनल है उस पर आप लोग मिलिए, यूट्यूब पे। यूट्यूब पर ये चैनल है अनअकैडमी का, उस पर अगर आप लोग आते हैं तो मैं बताऊंगा PYQ कैसे सॉल्व किया जाता है, और एक क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन से 4 अलग अलग सवाल और कैसे बन सकते हैं। और इन्हीं में से कोई एक सवाल इस साल हो सकता है आपसे पूछा जाए, क्योंकि जो सवाल होता है वही सवाल जो आप बनाते हैं ना, वही सवाल अगले साल आपसे पूछा जाता है। मतलब ये एनसीईआरटी में जो दिया गया उसी के आसपास ही आपसे सवाल पूछा जाएगा। अमन, मैं डॉक्टर अमन को जानता हूं, इसके अलावा दुनिया में किसी को नहीं जानता हूं। ठीक है, मेरे नजर में सबसे बड़े सुपरस्टार डॉक्टर अमन हैं, इसके अलावा किसी का नाम मैं नहीं जानता। आप अपनी ब्रांड वैल्यू बनाइए। ठीक है अमन, रात में मिलते हैं परफेक्शन मीट पे। ठीक है दीपशिखा, प्रियांशी, बाय बाय, गुड नाइट।
सॉरी गुड नाइट नहीं, रात को 9 बजे हमें मिलना है, ठीक है, परफेक्शन नीड पे। और जितने भी हमारे साथी हैं वो सारे लोग अनअकैडमी पर मुझे फॉलो कर लीजिए, ठीक है। चलिए अमन, आप और अच्छे से पढ़ो, अपनी वैल्यू बनाओ, अपने आप को सीखो, ठीक है। आपके भीतर एक हीरो छुपा हुआ है, उस हीरो को पहचानिए, ठीक है। चलिए डॉक्टर साहब, बाय बाय।